हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? होप आप सबकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, चलिए आज के सेशन में हम नेक्स्ट वैज्ञानिक पढ़ते हैं लेव वाइगोत्स्की, जो कि हर बार 1 से 2 नंबर इनसे पूछा जाता है, चाहे वो सीटेट का एग्जाम हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे अदर स्टेट का कोई भी टेट हो, वहाँ पे इनका आना कंफर्म होता है। तो इस सेशन को आप बहुत ही ध्यान से पढ़िए और समझिए। जो ना आए उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फिर अगर मैं इस पे और बेहतर आपको समझाने की कोशिश करूँगी। दोस्तों, चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे वैज्ञानिक कौन है? वाइगोत्स्की। कौन है वैज्ञानिक? हम पढ़ेंगे आज वाइगोत्स्की जी के बारे में। पूरा नाम वाइगोत्स्की जी का पूरा नाम क्या है? लेव सिमनोविच वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की जी का पूरा नाम क्या है? तो लेव सिमनोविच वाइगोत्स्की। इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो इनका वाइगोत्स्की जी का जन्म 19 नवंबर 1986 को हुआ था। और वाइगोत्स्की जी की मृत्यु कब हुई थी? 11 जून 1934 को। 11 जून 1934 को। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म स्थान क्या है? तो रूस है। इनके कुछ बुक हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो बुक नेम क्या है? माइंड इन सोसाइटी। माइंड इन सोसाइटी इनका बुक है। द साइकोलॉजी ऑफ थॉट इनका बुक है। लैंग्वेज ऑफ थॉट भी इनका बुक है। थिंकिंग एंड थॉट भी इनका बुक है। ये इनके बुक नेम है, इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। अब वाइगोत्स्की जी के हम सिद्धांत देखते हैं कि वाइगोत्स्की जी के सिद्धांत क्या हैं। पहले हम सिद्धांत देख लेते हैं। वाइगोत्स्की का सिद्धांत, सॉरी ये थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है। वाइगोत्स्की का सिद्धांत। वाइगोत्स्की का सिद्धांत क्या है? तो वाइगोत्स्की जी ने अपना जो सिद्धांत दिया है वो है सामाजिक विकास का सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत, इसके अदर नेम इन्होंने बताया है, तो इसे ही हम सामाजिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सामाजिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, इसे हम इस नाम से भी जानते हैं। और इसे हम इनके सिद्धांत को हम धीरे धीरे बोले यार, माँ के कराते हैं।
सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को हम और किस नाम से जानते हैं? तो समीपस्थ निकटस्थ विकास का सिद्धांत। समीपस्थ या निकटस्थ विकास का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत, जिसे हम जेड थ्योरी भी कहते हैं, ZPD थियरी के नाम से भी जानते हैं। ये वाइगोत्स्की जी ने सिद्धांत दिया है, तो उनके सिद्धांत के अलग अलग नेम से भी जाने जाते हैं। तो इस नाम को आप लोग को याद रखना है कि उनके सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत को हम और किस किस नामों से जानते हैं। क्योंकि कभी कभी पेपर में ऐसा होता है कि आपको सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत न लिख देगा सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को ही हम सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। तो दोस्तों चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं वाइगोत्स्की के विचारधारा। वाइगोत्स्की जी ने अपना कौन सा विचारधारा दिया, उनको हम देखते हैं। तो इनकी आइडियोलॉजी क्या थी? इनकी आइडियोलॉजी जो थी वो थी सामाजिक अंतःक्रिया। इन्होंने सबसे ज्यादा समाज के अंतःक्रिया पर ध्यान देकर अपना रिसर्च किया था, और इन्होंने संस्कृति पर भी जोर दिया, और इन्होंने भाषा पे जोर दिया कि भाषा के आधार पे कैसे किसी का डेवलपमेंट होता है। इस चीज को इन्होंने रिसर्च किया था। तो वाइगोत्स्की का विचारधारा क्या हो गया? सामाजिक अंतःक्रिया का, और इन्होंने संस्कृति पर रिसर्च किया, और इन्होंने भाषा पे ज्यादा जोर दिया। देखिए, वाइगोत्स्की का मानना है कि बालकों के विकास जैसे होता है वैसे ही समाज एवं संस्कृति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। और कहने का मतलब ये है कि बालक का जैसे विकास होता है वैसे जिस समाज में उसका विकास हो रहा है और उसी समाज के अनुसार और उसी संस्कृति के अनुसार उसकी भूमिका होती है। और बालक समाज के अंतःक्रिया से ही सीखता है। जैसा उसका समाज होगा, बालक भी उसी प्रवृत्ति का गुण उसमें देखने को मिलेगा, या उसी प्रवृत्ति का बालक भी पाया जाता है। अब हम आगे देखते हैं। वाइगोत्स्की का कुछ पॉइंट है जिसे आपको ध्यानपूर्वक याद रखना है। ये इसे समझ लीजिए कि आपका एक तरीके का ट्रिक है। वाइगोत्स्की जी ने ये ट्रिक इनका इम्पोर्टेंट है। आप ZPD देखो, या इसके फोल्डिंग देखो, या MQ देखो। ZPD मतलब होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग। MQ मतलब मोर नॉलेजेबल अदर। ये इतने वर्ड जहां भी देखने को मिले, आप सीधे वाइगोत्स्की जी को लगा दीजिएगा। 100% श्योर है कि आपका आंसर राइट होगा। इस चीज को बहुत ही ध्यान से याद रखिएगा। ये आपके लिए एक बेहतर ट्रिक है कि जब भी आपको ZPD, स्कैफोल्डिंग, MQ दिखे तो आप डायरेक्टली वाइगोत्स्की जी को टिक कर दीजिएगा। और एक नोट जो मैंने लिखा है वो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आपने ये नोट याद रखा तो आपका वाइगोत्स्की का क्वेश्चन गलत होने का कोई भी चांस नहीं है। क्या है? जब भी सहायता दिख जाए, सहायता शब्द दिखे और वाइगोत्स्की आया हो, अगर आपके क्वेश्चन में सहायता शब्द हो और साथ ही साथ में वाइगोत्स्की जी का नाम आया हो, तो आप आंख बंद करके इसके फोल्डिंग राइट आंसर कर दीजिएगा। ठीक है? आशा करती हूँ आप सबको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया होगा, वीडियो को फिर से प्ले करके या बैक करिए, फिर से देखिए, आपको समझ आएगा कि
जब भी आपके क्वेश्चन में सहायता शब्द दिखे और साथ ही साथ में वाइगोत्स्की जी रहे तो आपको डायरेक्ट इसके फोल्डिंग आंसर लगा देना है। 101% के आपका क्वेश्चन जो होगा वो राइट हो जाएगा। देखिए अब क्या है, इसके फोल्डिंग क्या होती है। अब हमको जानना है ना कि ये इसके फोल्डिंग शब्द है क्या। तो इसके फोल्डिंग शब्द का अर्थ जो होता है, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके फोल्डिंग शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है मचान, पार, ढांचा। इसके फोल्डिंग का अर्थ क्या होता है, मचान, पार, ढांचा। किसी व्यक्ति अथवा समाज के द्वारा दी जाने वाली सहायता ही इसके फोल्डिंग होता है। किसी भी व्यक्ति द्वारा जो सहायता मिल रही है वो भी इसके फोल्डिंग है। अगर किसी समाज से हमको कोई सहायता मिल रही है तो वो भी हम इसके फोल्डिंग होता है। इसके फोल्डिंग के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता स्थायी न होकर अस्थायी होती है। इसके फोल्डिंग के तहत जो हमको सहायता दी जाती है वो अस्थायी नहीं होती है, वो बल्कि अस्थायी होती है। अस्थायी कहने का मतलब ये है कि वो कुछ समय के लिए होती है, वो हमेशा के लिए नहीं होता है। ठीक, इसके फोल्डिंग इस संकेत या इशारा देना हो गया। ठीक है, अभी ये मैं डायग्राम आगे समझाती हूँ, पहले आप थोड़ा थोड़ा सबको समझ लीजिए, फिर मैं आपको समझाती हूँ। एक डायग्राम मैं खुद ड्राई करूंगी, उसके बाद आप लोग को समझाऊंगी। फिर क्या है, जेड-पीडी। अब समझते हैं हम लोग कि जेड-पीडी क्या है। तो जेड-पीडी का जो फुल फॉर्म है तो वो क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्या, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकटस्थ, समीपस्थ या संभावित विकास का क्षेत्र। चाहे निकटस्थ विकास का क्षेत्र पूछे, चाहे समीपस्थ विकास का क्षेत्र पूछे या संभावित विकास का क्षेत्र, तो उसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं जेड-पीडी। वास्तविक विकास के क्षेत्र तथा संभावित विकास के क्षेत्र के बीच का अंतर। वास्तविक विकास का क्षेत्र या संभावित विकास के क्षेत्र के बीच के अंतर को ही जेड-पीडी कहते हैं। ये फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिए। जो फार्मूला याद रख लिया वो समझ जाएगा। सॉरी, मेरा पेन ना अटैच्ड नहीं हो, सही से चल नहीं पा रही है। ओके, जेड-पीडी क्या है, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट और लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट के बीच का डिफरेंस ही हमारा जेड-पीडी होता है। ठीक है, अभी हम डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम क्या है, देखिए ये डायग्राम जो बना है ये है हमारा एक्चुअल डेवलपमेंट। ये इतना जो डायग्राम है ये हमारा है। देखिए कोई आप ही हैं, मान लीजिए आप हैं, आपके पास इतनी पोटेंशियल, आपकी डेवलपमेंट क्षमता इतनी है कि आप यहाँ से यहाँ तक आराम से चले जाएंगे। एग्जाम्पल में हम सीटेट का एग्जाम ले लेते हैं। ठीक है, ठीक, सीटेट के एग्जाम में आप मान लीजिए 22 नंबर आराम से अपने से ला ले रहे हैं, तो ये आपका एक्चुअल डेवलपमेंट है। आप यहाँ से शुरू करके यहाँ तक चले जा रहे हैं, मतलब 22 मार्क्स आप अपने से लाने में सक्षम है। ठीक, ये होता है आपका एक्चुअल डेवलपमेंट या एक्चुअल पावर आपके पास है कि नहीं, आप इतने सक्षम है कि आप 22 नंबर ला सकते हैं। बट अगर आपका कोई और पर्सन, जैसे कि मैं या अदर कोई टीचर आपकी हेल्प कर रहा है और आपकी हेल्प कर रहा है या आपको सहायता कर रहा है, मैं पढ़ाकर आपको सहायता कर रही हूँ, आप मेरी वीडियो को देखेंगे और समझेंगे तो आप कहीं ना कहीं 22 नंबर से और उभर जाएंगे। तो उसी तरीके से अगर कोई बीच में कोई भी व्यक्ति आपकी सहायता कर रहा है, पढ़ने वाले के लिए टीचर होगा, अदर पैशन वाले के लिए अदर कोई होगा, कोई ना कोई बीच में उसकी सहायता करता है। तो जो सहायता करता है उसे ही इसके फोल्डिंग का, जो उस व्यक्ति द्वारा सहायता आपको दी गई वही इसके फोल्डिंग है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप 22 नंबर सीटेट में ला रहे हैं, लेकिन मेरे द्वारा पढ़कर
आप मैं जो आपको सहायता कर रही हूँ कि वाइगोत्स्की को इतना पढ़िए, जीन पियाजे को ये पढ़िए, समाजीकरण को ये पढ़िए, तो मेरे द्वारा जो आपको सहायता दी जा रही है वही क्या होता है, इसके फोल्डिंग क्या होता है। आशा करती हूँ सबको समझ में आया होगा कि आपका जो एक्चुअल डेवलपमेंट है उसमें आपको सहायता किया जा रहा है और आगे बढ़ाने के लिए, तो वो होता है इसके फोल्डिंग। और जब आप उस चीज को थोड़ा सीख जाते हैं तो आप यहाँ तक पहुंच गए। कहने का मतलब ये है कि अब सीटेट में आप 22 मार्क्स ला रहे थे, अब आप सीटेट में 28 नंबर लाने लगे। सीडीपी में, स्पेशली सीडीपी में बात कर रहे हैं, आप 22 से 28 नंबर लाने में सक्षम हो गए। तो आपको ये जो 6 नंबर की सहायता मिली है वही इसके फोल्डिंग है। और आपका पोटेंशियल डेवलपमेंट अब क्या हो गया, अब आपका पोटेंशियल डेवलपमेंट 28 नंबर का हो गया। तो जब आप 22 से 27 के बीच में पहुंचे तो ये 28 नंबर लाने का मतलब आपके अंदर अब पोटेंशियल डेवलपमेंट हो गया, पीडी हो गया, ठीक। तो आप 22 से 27 तक पहुंचने का जो प्रोसेस है वही हमारा जेडपीडी वो हमारा इसके फोल्डिंग हो गया, क्योंकि बीच में हमको सहायता दी गई। 22 एक्चुअल डेवलपमेंट, उसके बाद आपको सहायता दी गई 6 नंबर की, वो इसके फोल्डिंग समझ लीजिए। फिर आप 28 नंबर पे पहुंचे, फाइनल आपका पोटेंशियल डेवलपमेंट 28 मार्क्स का हो गया। तो 26 जेडपीडी क्या हो गया, जेडपीडी हमारा हो गया 28 से 22 के बीच का अंतर, मतलब ये 6 जो है जेडपीडी हो गया। मतलब आपके पोटेंशियल डेवलपमेंट और एक्चुअल डेवलपमेंट के बीच का जो डिफरेंट है वही आपका जेडपीडी होता है। होप आप सबको समझ आई होगी। अगर समझ नहीं आए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगी नेक्स्ट टाइम आपको इससे बेहतर समझाने की कोशिश करूंगी। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम MQ क्या होता है। MQ का फुल फॉर्म होता है मोर नॉलेजेबल अदर, ज्यादा ज्ञानी दूसरा। ज्यादा ज्ञानी दूसरा मतलब क्या, कि जो हमसे ज्यादा ज्ञानी हो। देखते हैं क्या है। व्यक्ति समाज के ऐसे लोगों से सीखना पसंद करता है जो उससे ज्यादा ज्ञान रखते हों। इसी प्रक्रिया को MQ कहते हैं। नोट क्या है कि आयु को महत्व न देकर योग्यता को महत्व देते हैं। MQ में क्या है कि हम आयु को महत्व नहीं देते हैं कि हमसे एज में बड़े हैं तो ये मोर नॉलेजेबल है, नहीं। हम MQ में एज को महत्व नहीं देते हैं, बल्कि हम योग्यता को महत्व देते हैं कि कौन कितना योग्य है। मोर नॉलेजेबल अदर, देखिए एज एग्जाम्पल बताते हैं कि आप हो या हम हो, हम किससे सीखना पसंद करते हैं, आप बताइए। आप उसी से सीखना पसंद करेंगे जो आपसे ज्यादा जानता हो। जो आपसे कम जानता हो तो आप उससे क्या सीखेंगे, आप उनसे नहीं सीखना चाहेंगे। इसीलिए कहा गया कि मोर नॉलेजेबल अदर। दूसरा, जब आपसे कोई ज्यादा ज्ञानी होता है तो आप उससे सलाह लेते हैं, समझते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये आगे बढ़ रहे हैं, कैसे इनका सीटेट क्वालिफाई हुआ, ये सब चीजें आप उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अगर कोई आपसे डाउन है तो आप नहीं पूछेंगे। तो वही वाइगोत्स्की जी ने कहा कि MQ का भी बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों के फील्ड में, क्योंकि वो उसी से ज्यादा घुलते मिलते हैं, उसी से ज्यादा सीखते हैं जो उससे ज्ञानी ज्यादा हो। और इस बात को याद रखिएगा कि MQ में आयु को महत्व नहीं दिया गया है, बल्कि योग्यता को महत्व दिया गया है। अब देखते हैं हम लोग भाषा और विचार। भाषा और विचार क्या है? तो वाइगोत्स्की का मानना है कि भाषा एवं विचार शुरुआत में अलग अलग रूप से विकसित होते हैं। वाइगोत्स्की जी कहते हैं कि जो भाषा और विचार होता है वो जब बालक का प्रारंभिक स्टेज होता है तो वो अलग अलग रूप में होता है।
लेकिन आगे चलकर ये एक दूसरे पर आश्रित हो जाते हैं। बट जैसे जैसे आगे बढ़ते रहते हैं वे भाषा हो और विचार ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित हो जाते हैं और साथ साथ विकसित होते हैं तथा विचारों को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। ठीक, ये वाइगोत्स्की जी ने अपने भाषा और विचार दिए थे। सॉरी थोड़ा ब्लर है, काम चला लीजिएगा आप लोग, मैं पढ़ देती हूँ अच्छे से। वाइगोत्स्की ने 3 प्रकार की भाषा का वर्णन किया। कौन कौन सी भाषा का वर्णन किया? सामाजिक भाषा, जिसे हम बाह्य भाषा के नाम से भी जानते हैं। सेकंड है आंतरिक भाषा एंड थर्ड एंड लास्ट है निजी भाषा। वाइगोत्स्की जी ने भाषा पे बहुत ज्यादा जोर दिया और उन्होंने भाषा को 3 प्रकार से परिभाषित किया। उन्होंने पहला बताया कि एक भाषा जो होती है वो सामाजिक होती है या बाह्य भाषा होती है। एक होती है इनर लैंग्वेज और एक होती है प्राइवेट स्पीच मतलब निजी भाषा। अब हम देखते हैं सामाजिक बाह्य भाषा। क्या? सामाजिक बाह्य भाषा। सामाजिक बाह्य भाषा। सामाजिक बाह्य भाषा क्या है? यह सामान्यतः 2 वर्ष की आयु में उत्पन्न होता है। जब बालक 2 वर्ष की आयु का हो रहा है तब उसमें सामाजिक भाषा पाई जाती है। यह एक ऐसी भाषा है जिसके द्वारा बालक बाहरी दुनिया अथवा समाज के साथ संप्रेषण करता है। यह आयु ऐसा होता है जिसमें बालक जो है वो समाज के साथ संप्रेषण करता है। कहने का मतलब ये है कि जब बालक 2 वर्ष की आयु में पहुंच रहा है तो वह दूसरों का नकल करता है। देखिए, आप अपने अपने घरों में देखिएगा कि आपके घर में कोई नन्हा बालक है, तो बालक अगर 2 वर्ष का है तो वह बाहरी लोगों से या लोग जैसा करते हैं वैसा सीखने की ज्यादा कोशिश करता है और लोग जैसा बोलवाते हैं तो वो बालक उसी तरीके का बोलने में सक्षम होता है। वो वही सीखता है जो उसे सिखाया जाता है। तो वो बाह्य भाषा, क्योंकि वो दूसरों को देखकर सीख रहा है, वो समाज को देखकर सीख रहा है, वो बाह्य को देखकर सीख रहा है, तो वही होता है बाह्य भाषा। वो जो उसमें बालक में भाषा पाई जाएगी वो बाह्य है, क्योंकि वो जितना भी भाषा ग्रहण कर रहा है वो बाहर से कर रहा है। ना उसे खुद अपना कुछ पता है कि क्या बोलना है, क्या करना है, कैसे क्या करना है, कुछ नहीं पता है। तो इसलिए इसे बाह्य भाषा कहा गया है। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है आंतरिक भाषा, इनर स्पीच। इनर स्पीच क्या है? यह सामान्यतः 3 वर्ष की आयु में उत्पन्न होता है। जब बालक लगभग 3 वर्ष की आयु में पहुंचता है तो उसमें आंतरिक भाषा पाई जाने लगती है। उसमें कौन सी भाषा पाई जाने लगती है? आंतरिक भाषा पाई जाने लगती है। यह एक ऐसी भाषा है जो हमारे मन में चलती रहती है, जो बालक अपने व्यवहारों को दिशा निर्देश देने के लिए प्रयोग करता है। यह विचार व व्यवहार को नियंत्रित करता है। कहने का मतलब ये है कि जब बालक 3 वर्ष की अवस्था में पहुंचता है तो वह इतना सक्षम तो हो जाता है कि अपने व्यवहार को दिशा निर्देश देना लगता है कि हमें ये काम करना है या नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा उसमें दिशा निर्देश की भावना उत्पन्न हो जाती है और वो अपने विचार और अपना जो बिहेवियर है उस पर भी नियंत्रण रखना शुरू कर देता है। तो जब बालक ऐसा बिहेवियर कर रहा है तो उस बालक में कौन सी भाषा पाई जा रही है? तो बालक में आंतरिक भाषा पाई जा रही है। अब हम देखते हैं थर्ड भाषा क्या है? निजी भाषा, प्राइवेट स्पीच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आंतरिक भाषा, ये दोनों इतना इंपॉर्टेंट है कि बार बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है और इसके फोल्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट है। निजी भाषा जो होता है यह 7 वर्ष में प्रारंभ होता है। खुद को नियंत्रण करने के लिए स्वयं से बोली जाने वाली भाषा हमारा क्या होता है? निजी भाषा होता है। निजी भाषा का जो प्रारंभ होता है लगभग 7 वर्ष में प्रारंभ होता है और इसमें बालक जो होता है वो खुद को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाता है और स्वयं से बोली जाने वाली भाषा है। मतलब आप खुद से बातचीत करना प्रारंभ कर देते हैं। जब आप खुद से
बातचीत कर रहे हैं या कोई बालक खुद से बातचीत कर रहा है तो बालक में कौन सी भाषा पाई जा रही है, तो बालक में निजी भाषा का गुण पाया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। कुछ आपको की पॉइंट दिए गए हैं, ये आपके लिए ट्रिक साबित होंगे, इस ट्रिक को ध्यान रखिएगा। ये सब ट्रिक है, मैंने आपको प्रारंभ में ही बता दिया था कि आपको यहाँ पे कुछ ट्रिक्स मिलेंगे। इस ट्रिक से माध्यम से आप वाइगोत्स्की जी को बहुत इजीली 100% राइट करके आएंगे। आंतरिक भाषा पे दो वैज्ञानिकों ने अपने अपने राय रखे। कौन कौन? एक थे जीन पियाजे, एक कौन थे? जीन पियाजे और एक थे वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की जी ने आंतरिक भाषा पे अपना कुछ विचार दिया, कुछ आइडियोलॉजी दिया, और जीन पियाजे जी ने अपना कुछ आइडियोलॉजी दिया आंतरिक भाषा पे। अब देखिए जीन पियाजे जी क्या कहते हैं कि जो आंतरिक भाषा होती है वो आत्म केंद्रित होती है, ईगोसेंट्रिज्म होती है। जीन पियाजे जी ने बताया कि जो आंतरिक भाषा का बालक में जो आंतरिक भाषा का विचार है वो ईगोसेंट्रिज्म होता है, वो खुद से अंदर से निकलता है। और लेकिन वहीं पे वाइगोत्स्की जी ने कहा कि नहीं, जो आंतरिक भाषा जो है वो चिंतन का आधार है। आप जिस प्रकार का चिंतन करते हैं उस प्रकार की आप में इनर स्पीच पाई जाएगी। तो आप लोग याद रखिएगा कि आत्म केंद्रित किसने कहा, तो जीन पियाजे ने कहा, और चिंतन का आधार किसने माना, तो वाइगोत्स्की जी ने माना। फिर एक की पॉइंट यहाँ पे है, ये वही बहुत बेहतर ट्रिक है आप सबके लिए, याद रखिएगा। वाइगोत्स्की जी और जीन पियाजे जी में ही डिफरेंस देखने को मिलता है, तो इन दोनों को याद रखिएगा। वाइगोत्स्की जी ने क्या कहा, सबसे पहले हम वाइगोत्स्की जी को देखते हैं। वाइगोत्स्की जी ने कहा कि बालक में सबसे पहले भाषा का विकास होता है, उसके बाद विचार करता है या चिंतन करता है। वाइगोत्स्की जी क्या कहते हैं कि बालक में सबसे पहले भाषा का विकास होता है, उसके बाद बालक चिंतन करना प्रारंभ करता है। बट वहीं जीन पियाजे जी ने क्या कहा, नहीं, बालक पहले विचार करता है, उसके बाद बालक में भाषा पाई जाती है। जीन पियाजे जी कहते हैं सबसे पहले बालक में भाषा का विकास होता है, उसके बाद जीन पियाजे जी कहते हैं कि बालक सबसे पहले विचार करना प्रारंभ करता है, उसके बाद जैसा जैसा वो विचार करता है वैसे वैसे उसकी भाषा डेवलप करती है। ये अंतर याद रखिएगा। अब आपको कुछ महत्वपूर्ण संप्रत्यय वाइगोत्स्की जी के हम बता देते हैं, क्या क्या इन्होंने महत्वपूर्ण संप्रत्यय दिया। तो इनके महत्वपूर्ण संप्रत्यय क्या है? कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट, क्या कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट, फिर है कोऑपरेटिव लर्निंग, रेसिप्रोकल टीचिंग, असेसमेंट लर्निंग, पीयर ट्यूटोरियल। तो कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट मतलब सहयोगी परियोजना। सहयोगी परियोजना क्या होता है कि एकजुट होकर काम करें। वाइगोत्स्की जी ने कहा कि सभी को एकजुट होकर काम करना चाहिए। अगर सब एकजुट होकर काम करेंगे तो इसे हम कहेंगे सहयोगी परियोजना या कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कोऑपरेटिव लर्निंग, सहयोगी अधिगम, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए सीखना, मतलब एक दूसरे से देखकर सीखना। मतलब वो पढ़ने में तेज हैं तो आप उनको देखकर मोटिवेट हो रहे हैं तो आप भी पढ़ेंगे, मतलब एक दूसरे को आप देख कर कोऑपरेट कर करके पढ़ रहे हैं, तो वो होता है सहयोगी अधिगम। पारस्परिक शिक्षा, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। पारस्परिक शिक्षा या रेसिप्रोकल टीचिंग क्या होता है कि एक दूसरे को बताकर सीखना। ए ने बी को कुछ बताया और बी ने ए को कुछ बताया, तो ये दोनों एक दूसरे को बता कर पढ़ रहे हैं। तो जब आप बता कर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या शिक्षण प्रक्रिया कर रहे हैं तो आप पारस्परिक शिक्षण का फॉलो कर रहे हैं। असेसमेंट लर्निंग क्या होता है?
सहायक अधिगम क्या होता है? समूह में कोई एक जो पूरी टीम को गाइड करते हुए लेकर चलता है, उसे हम कहते हैं सहायक अधिगम। सहायक अधिगम मतलब आप देशी भाषा में समझिए मॉनिटर। जैसे स्कूल का कोई कक्षा का कोई एक मॉनिटर होता है, तो वो पूरी क्लास को गाइड करते रहता है। टीचर है, नहीं है, एब्सेंट है, तो वो एक मॉनिटर ही पूरी क्लास को संभाल लेता है। तो जब कोई एक सारी टीम को गाइड कर रहा हो तो उसे हम कहते हैं सहायक अधिगम, असिस्टेंट लर्निंग। पीयर ट्यूटोरियल क्या होता है? सहकर्मी शिक्षा। समूह बनाकर जब जानकारी प्राप्त करते हैं। जब आप समूह बनाइए, छोटा छोटा, चाहे 10-12 का ग्रुप, 10-12 ग्रुप, 10-12 ग्रुप, आप समूह बना दिए। उस समूह में लोग मिलकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या शिक्षा प्रक्रिया कर रहे हैं, तो वो होता है पीयर ट्यूटोरियल। तो दोस्तों अब आगे देखते हैं। इस चीज को आप बहुत अच्छे से एक बार 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा, इनफ है। अब देखते हैं सामाजिक सांस्कृतिक टूल। सामाजिक सांस्कृतिक टूल ऐसे उपकरण जो बालक को समाज में किसी कार्य को करने में मदद प्रदान करता है, उसी को सांस्कृतिक उपकरण कहते हैं। ऐसे उपकरण जो बालक को समाज में किसी कार्य को करने में मदद प्रदान करते हैं। मतलब बालक को समाज में कोई कार्य करना है, तो उस कार्य को करने के लिए बालक को जो छोटे छोटे टूल हेल्प कर रहे हैं, उसी को हम कहते हैं सांस्कृतिक उपकरण। जैसे बालक स्टडी करने गया, मान लीजिए बालक को पढ़ना है भारत के बारे में, तो आप भारत के बारे में बालक को कुछ भी बता दीजिए, उसे कुछ नहीं समझ में आएगा। वहीं आप बालक को मानचित्र दिखाइए, मैप दिखाइए, फिर उसके छोटे छोटे फिगर बनाइए या तो फिर ग्लोब दिखाइए, फिर उसको समझाइए कि यहाँ है ये उत्तराखंड यहाँ है, यूपी यहाँ है, हिमाचल यहाँ है, राजस्थान यहाँ है, बिहार यहाँ है। तो जब आप उसे दिखाकर छोटे छोटे मानचित्र के मैप के थ्रू आप पढ़ाएंगे, तो बालक को वो चीजें बहुत आसानी से समझ आएगी। तो ये जो छोटे छोटे आप टूल उपयोग करते हैं, जैसे मानचित्र हो गया, कैलकुलेटर हो गया, किताबें हो गई, मीडिया हो गया, यही टूल ही इसी टूल को हम सांस्कृतिक उपकरण कहते हैं। याद रखिएगा, क्योंकि सांस्कृतिक उपकरण से क्वेश्चन बनता है कि मान लीजिए मीडिया ऐसे क्वेश्चन बन गया आपको कि वाइगोत्स्की के अनुसार मीडिया क्या है? सांस्कृतिक उपकरण, असिस्टेंट टीचिंग, स्कैफोल्डिंग या जेडपीडी। तो आपको पता होना चाहिए ये जो मीडिया शब्द होता है, वाइगोत्स्की जी ने इसको कहा था सांस्कृतिक टूल, सांस्कृतिक उपकरण। एक पॉइंट है, एक ट्रिक है आपको लिए, याद रखिएगा, ये भी ट्रिक है। ठीक, एक ट्रिक क्या है? सहायता देना। सहायता देना, जब ये शब्द आपको दिख जाए तो आपको लगा देना है स्कैफोल्डिंग। सहारा देना हो, अगर आप किसी को सहारा दे रहे हैं और वाइगोत्स्की जी क्वेश्चन में है, तो आप स्कैफोल्डिंग लगाइए। या आप किसी से सहारा ले रहे हैं और वाइगोत्स्की जी दिख जाए, तो आप समझ लीजिए कि आपके अंदर जेडपीडी है, ये लगाना है। प्रोसेस सबसे पहले किसने दिया? सहारा। इसके फोल्डिंग देखिए, वाइगोत्स्की जी ने इसके फोल्डिंग शब्द तो दिया, वो फेमस किए, बट उससे पहले इसके फोल्डिंग शब्द आया हुआ था। इसके फोल्डिंग शब्द को सबसे पहले किसने दिया था? तो गुरुनत जी ने दिया था। किसने दिया था? गुरुनत जी ने दिया था। किसने दिया था? गुरुनत जी ने दिया था। आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। होप दोस्तों कि आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। आशा करती हूँ कि मेरा पढ़ाना आप सबको अच्छा लग रहा होगा। तो आप लोग कमेंट में थोड़ा कमेंट कर दिया करिए, ताकि हमें भी लगे कि नहीं, मैं सही पढ़ा रही हूँ और मैं अपने आप पे और वर्क कर सकूँ। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।